फिल्म की शुरुआत होती है जब नाथन को होश आता है और वह खुद को एक सुनसान सड़क के बीच में पड़ा हुआ पाता है। उसकी कार क्षतिग्रस्त हो चुकी थी और सड़क के किनारे खतरनाक ढंग से खड़ी थी। ऐसा लग रहा था मानो उसने उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया हो। इससे पहले कि वह इस असामान्य स्थिति को समझ पाए, डैनियल पास आता है जिसकी मोटरसाइकिल नाथन की कार से टकरा जाती है। अजीब बात यह है कि डैनियल भी बिना किसी चोट के दिखाई देता है। डैनियल नाथन से सवाल पूछने लगता है, पूछता है कि वह मलबे से कैसे बच निकला। नाथन, जो अभी भी भटकाव में है, स्वीकार करता है कि उसकी याददाश्त धुंधली है। इसका दोष वह टक्कर से सिर में लगी चोट को देता है। डैनियल सच उजागर करता है। जाहिर तौर पर वे दोनों मर चुके हैं और जो नाथन अब देख रहा है वह उनकी आत्माएं हैं जो टक्कर के बाद भटक रही हैं। भयभीत होकर नाथन अपनी कार की ओर दौड़ता है और अंदर झांकता है। उसका दिल डूब जाता है जब वह अपनी बेजान देह को टूटे हुए डैशबोर्ड के खिलाफ झुका हुआ देखता है। डैनियल चुपचाप देखता रहता है। उदास स्वर में कहता है कि उसे अपनी पत्नी की याद आएगी, लेकिन नुकीले ढंग से टिप्पणी करता है कि नाथन बच्चों की मां का जिक्र नहीं करता। उसे वास्तविकता स्वीकार करने के लिए मजबूर करने की उम्मीद में डैनियल नाथन के शव को मलबे से निकालता है। उसे उसकी अपनी बेजान देह के निर्विवाद दृश्य से सामना कराता है। अभिभूत होकर नाथन गहरे अस्तित्वगत संकट में डूब जाता है और डैनियल धीरे से नाथन के शव पर एक रुमाल डाल देता है और वे असहज खामोशी में खड़े रहते हैं। अचानक एक कार के पास आने की भनभनाहट उस खामोशी को तोड़ती है। जब वह गाड़ी रुकती है और नाथन तुरंत हरकत में आता है, मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन उसकी पुकार अनसुनी रह जाती है। वह आदमी बाहर निकलता है और अपनी जेब में टटोलता है। नकदी लेने के बाद वह अपनी कार में वापस जाता है और चला जाता है, जिससे नाथन स्तब्ध और क्रोधित रह जाता है। आखिरकार वह सच को स्वीकार करता है, जो यह है कि वह एक भूत है। उसके विचार अंधेरे में डूब जाते हैं जब वह डैनियल से स्वीकार करता है कि उसने अपनी पत्नी को मार डाला। उसने जोर देकर कहा कि यह द्वेष से नहीं बल्कि उसकी पीड़ा को समाप्त करने के लिए एक दया हत्या थी। और इससे पहले कि वह और स्पष्टीकरण दे पाए, डैनियल ठिठक जाता है। उसका ध्यान एक हल्की सी धुन की ओर खींचता है जो हवा में गूंज रही थी। अचानक एक चमकदार सफेद दरवाजा प्रकट होता है। बर्फ जमीन को ढक लेती है क्योंकि तापमान गिर जाता है और डैनियल टिप्पणी करता है कि हल्का संगीत उस चमकते द्वार से आ रहा है। हालांकि नाथन को कुछ सुनाई नहीं देता। घबराते हुए नाथन मान लेता है कि सफेद दरवाजा स्वर्ग की ओर जाता है और लाल वाला नरक की ओर, और अपनी निंदा के प्रति आश्वस्त होकर वह याचना करता है कि उसका कृत्य दयालु था, जिसका उद्देश्य उसकी पत्नी की पीड़ा को समाप्त करना था। बेपरवाह डैनियल सफेद दरवाजे की ओर बढ़ता है, लेकिन नाथन हताश होकर उसे एक तरफ धकेल देता है और पहले उसमें से भागता है, लेकिन कुछ होता नहीं और बर्फीले परिदृश्य में दरवाजे वैसे ही रहते हैं। डैनियल खुद को झाड़ते हुए टिप्पणी करता है कि अगर नाथन को मोक्ष की उम्मीद है तो उसे अपने व्यवहार पर काम करना चाहिए। नम्र होकर नाथन माफी मांगता है कि उसने बाइक नहीं देखी, जबकि डैनियल स्वीकार करता है कि वह सड़क के पास खेल रही एक छोटी लड़की की वजह से विचलित हो गया था। वे एक कड़वाहट भरी आलिंगन साझा करते हैं और डैनियल फिर से सफेद दरवाजे की ओर बढ़ता है, भ्रमित होकर। जब एक बार फिर कुछ होता नहीं, अचानक उनके पीछे से एक आवाज उस पल को बाधित करती है। मुड़कर वे उस लड़की को देखते हैं जिसका जिक्र डैनियल ने किया था। उसका प्रकट होना भयानक सच को उजागर करता है कि वह भी मर चुकी है। वह शांति से बताती है कि एक बाइक सवार ने उसे टक्कर मारी थी, जिसके बाद डैनियल स्वीकार करता है कि टक्कर से पहले वह शराब पी रहा था। नाथन बिना रुके डैनियल पर एक मासूम बच्ची की मौत का कारण बनने वाली लापरवाही का आरोप लगाता है और सही काम करने की कोशिश में दोनों पुरुष उस लड़की को सफेद दरवाजे की ओर ले जाने का प्रयास करते हैं। हालांकि वह अजनबियों से सावधान थी। उसकी चीखें उस अजीब सी सीमांत जगह में गूंजती थीं। जब उसे आश्वस्त करने की उनकी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं, डैनियल अधीर हो जाता है। वह उसे उठाता है और दरवाजे के रास्ते फेंक देता है। लड़की तुरंत गायब हो जाती है और उसके साथ वह चमकता द्वार भी गायब हो जाता है। उन्हें एहसास होता है कि उनका समय आ गया है और डैनियल हिचकिचाता है, अनिश्चित, जब तक कि नाथन उसे धक्का देकर उसमें से गुजरने को मजबूर नहीं करता। अकेला खड़ा नाथन उस पल का उपयोग एक बार फिर अपनी पत्नी के बारे में अपना पक्ष रखने के लिए करता है। जोर देकर कहता है कि उसका कृत्य गलत नहीं था। उसका विद्रोह अल्पकालिक होता है, हालांकि क्योंकि सड़क पर एक राक्षसी प्राणी प्रकट होता है। नाथन भाग निकलता है और खुद को नरक में पाता है। निराशा में भटकते हुए वह दवा एक छोटी लड़की को भीड़ में पड़ा हुआ देखता है। उसके पास घुटनों के बल बैठकर वह उसका हाथ थामता है, जिससे उसकी जिंदगी की यादों का सैलाब उमड़ पड़ता है। उसकी यादों के माध्यम से
से नाथन उसकी परेशान जिंदगी को देखता है। डरावने साये उसके बेडरूम में मंडराते हैं जो उसके खिड़की के बाहर खड़े एक बड़े भयावह पेड़ का परिणाम है। नाह की रातें बेरहम थीं और उसका घर तनाव से भरा था क्योंकि उसके माता पिता लगातार झगड़ते रहते थे। उसकी माँ उसकी मदद करना चाहती थी लेकिन उसके पिता का डर अंधविश्वास से जन्मा था। उनकी चीख पुकार से तंग आकर वह अपने लिए एक अनाड़ी सा नाश्ता तैयार करती है, ब्रेड पर जैम लगाकर चाकू से फैलाती है और चारों ओर के अराजकता के बावजूद उसकी स्वतंत्रता ने एक शांत खुशी थी। नाह अपने थेरेपिस्ट के सामने बैठती है, डरावने हादसों को ठंडी बेपरवाही के साथ बयान करती है। छोटे पक्षियों का गला घोंटना, अपनी बहन को तंग करना, यहाँ तक कि यह स्वीकार करना कि उसने अपने माता पिता को सोते समय नुकसान पहुंचाया जिसके कारण वे उसे हर रात उसके कमरे में ताला लगा कर रखते थे। जब उसकी बहन के बारे में दबाव डाला जाता है वह चुप हो जाती है और अगली सुबह गुस्से में खाना मांगने और कोई जवाब न मिलने पर नाह शांति से सीरियल खाती है। उसके खून से सने कपड़े उसके माता पिता की किस्मत को उजागर करते हैं। यह सुनिश्चित करने के बाद कि वे मर चुके हैं, वह अपनी माँ के गालों को प्यार से चूमती है, अपने लिए टोस्ट बनाती है और तहखाने में गायब हो जाती है। तहखाने में नाह टोनी का स्वागत करती है, एक अजीब मानव जैसा आकृति जिसके चेहरे विकृत हैं, और नाह उसे ब्रेड और जैम देती है। लापरवाही से उल्लेख करती है कि उसके माता पिता अब मर चुके हैं। नाह मान लेती है कि टोनी ने ही उन्हें मारा होगा लेकिन वह इनकार करता है, अपनी बेगुनाही का दावा करता है। जैसे ही वह खाता है नाह उत्साह से घोषणा करती है कि उसके माता पिता के चले जाने के बाद टोनी अब ऊपर उसके साथ रहने के लिए स्वतंत्र है। पहली बार टोनी घर की खिड़कियों से स्ट्रीमिंग सूरज की रोशनी का अनुभव करता है, इसकी गर्मी पर आश्चर्य करता है। नाह उसे बाथरूम से परिचित कराती है, उसे टब का उपयोग करना सिखाती है जबकि वह अपनी माँ के मेकअप और गहनों से खुद को सजाती है। और बाद में टोनी अपने पिता के पुराने कपड़ों में कपड़े पहनता है और नाह उसकी मदद लेती है शवों को हटाने के लिए। हालांकि ऐसा करने से पहले नाह एक नाटकीय विदाई मंचन करने का फैसला करती है। वह अपने माता पिता के शवों को दर्शकों के रूप में व्यवस्थित करती है अपने मकाऊ नाटक के लिए। नाश्ते के बिना सुबह की कल्पना करके हंसी की कल्पना करती है। प्रदर्शन तब चरम पर पहुंचता है जब वह टोनी को अपने अस्थायी मंच पर खींचती है, उस पर हत्यारा होने का आरोप लगाती है और घोषणा करती है कि उसका निष्पादन होना चाहिए। टोनी विरोध करता है, यह जोर देकर कहता है कि उसे अपने अतीत की कोई याद नहीं है, लेकिन उसकी याचनाओं को नजरअंदाज करते हुए नाह एक काल्पनिक वॉल्ट रखने का नाटक करती है। उसे एक स्टूल पर चढ़ने के लिए मजबूर करती है ताकि एक नकली निष्पादन हो सके। इसके बाद टोनी नाह को शवों को छिपाने में मदद करता है और वह माँ के शव को बिस्तर के नीचे खिसकाता है जबकि नाह उस पर उछलती है। उन समयों को याद करती है जब वह सोते हुए अपने माता पिता को चाकू से तंग करती थी। जैसे ही वह पिता के शव को हटाता है टोनी को कुछ अजीब लगता है। उसका प्रतिबिंब दर्पण में गायब है। यह एहसास उसे झकझोर देता है और वह कोई अलग प्राणी नहीं था बल्कि नाह के सबसे अंधेरे आवेगों का प्रकटीकरण था। उसने अपने माता पिता को पिछली रात मार डाला था और टोनी उसकी रचना के रूप में उसकी आंतरिक अंधेरे को मूर्त रूप देता है। डोरबेल बजती है और नाह इसे खोलती है जहां उसे मेलमैन मिलता है जो उसे सूचित करता है कि डिलीवरी के लिए एक वयस्क के हस्ताक्षर की जरूरत है। नाह टोनी को बुलाती है लेकिन घर में एक भयावह खामोशी छा जाती है। अधीर होकर मेलमैन नाह को मिस्ड डिलीवरी कार्ड सौंपता है और चला जाता है और निराश और चिंतित नाह घर में टोनी की खोज शुरू करती है। आखिरकार वह उसे अपने माता पिता के बेडरूम में पाती है और वह बेजान शवों के ऊपर झुका हुआ था, उन पर भोजन कर रहा था और हैरान और क्रोधित नाह उस पर चिल्लाती है कि वह रुके, लेकिन बेडरूम का दरवाजा धड़ाम से बंद हो जाता है, उसे बाहर छोड़ देता है। बाद में जैसे ही उसके खिलौने जल रहे होते हैं नाह अपनी छोटी बहन की जांच करती है और लड़की चुपचाप चित्र बना रही थी जो उनके माता पिता के दुश्मन की एक भयावह छवि बना रही थी। और नाह ठंडेपन से घोषणा करती है कि टोनी भूखा था। अपनी बहन का हाथ पकड़कर वह उसे रसोई में ले जाती है और बिना हिचकिचाहट के नाह उसे ओवन में धकेल देती है और उसे चालू कर देती है, उसकी चीखों को नजरअंदाज करते हुए। नरक में नाह की यादों के डरावनेपन से नाथन हिल जाता है और उसका पेट मरोड़ खाता है जैसे वह रेंग कर दूर जाता है। वह एक किशोर लड़की और उसकी माँ पर ठोकर खाता है और जूलिया रसोई में चाय बनाने के लिए संघर्ष कर रही थी, अपनी बेटी क्लो को बुला रही थी लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा था। अभिभूत होकर वह बाथरूम में जाती है जहाँ उसे क्लो का बेजान शरीर खून भरे टब में डूबा हुआ मिलता है। जूलिया नाजुक कोमलता के साथ क्लो को टब से बाहर निकालती
उठाती है, उसे रसोई में ले जाती है और टेबल पर टिका देती है। वास्तविकता को नजरअंदाज करते हुए वह नाश्ता परोसती है और छुट्टियों की बात करती है। सामान्यता के एक मुखौटे को बेताबी से थामे रखती है और एक फ्लैशबैक में पता चलता है कि क्लो पिछले दिन टब में थी, अपनी स्कूल की दिनचर्या में देरी कर रही थी, जबकि जूलिया ने उसे जल्दी करने का आग्रह किया। नाश्ते के समय क्लो चुपचाप बैठी थी, जबकि उसकी माँ सहकर्मियों के साथ फोन पर बहस कर रही थी। एक चाकू पर नजर टिकाए हुए उसने अनमने ढंग से अपनी उंगली चुभोली, टेबल पर खून का दाग छोड़ दिया। जैसे ही जाने का समय नजदीक आया, क्लो ने आंसुओं भरी नजरों से जूलिया से घर पर रहने की गुहार लगाई, लेकिन जूलिया ने इसे किशोर नाटकीयता कहकर खारिज कर दिया, जोर देकर कहा कि उसे बस ढलना होगा। अब क्लो का लटकता शरीर कुर्सी से फिसल जाता है। उसकी कलाई का घाव परिवार की बिल्ली का ध्यान खींचता है। जूलिया उस जानवर को भगा देती है, क्लो को व्हील चेयर में रखती है और रिंगिंग फोन को नजरअंदाज करती है। वह स्कूल की क्रूरता से उसे हमेशा के लिए बचाने की कसम खाती है, होम स्कूलिंग का वादा करती है और अपनी संयम वापस पाकर जूलिया सामने का दरवाजा खोलती है, लेकिन एक ईंट की दीवार जैसे दिखने वाले दृश्य को देखकर ठिठक जाती है। वह दृष्टि एक स्मृति को ट्रिगर करती है और क्लो स्कूल के बाथरूम में छिपी हुई थी और उसे बदमाशों ने बाहर खींच लिया था, जिन्होंने उसे उनके जूते चाटने के लिए मजबूर किया, जबकि वे हंसते थे और उसका अपमान फिल्माते थे। वास्तव में वह दीवार जूलिया की चिंतित पड़ोसी थी, जो उसकी चीखों से चिंतित थी, और जूलिया घबराकर दावा करती है कि वह और क्लो छुट्टियों के लिए जा रहे थे, लेकिन संदिग्ध पड़ोसी जबरदस्ती अंदर घुस आती है, क्लो के बेजान शरीर को खोज लेती है। मिनटों बाद जूलिया क्लो को यात्री सीट पर बांधकर तेजी से गाड़ी चला रही थी और आंसुओं की धारा बह रही थी, क्योंकि उसे क्लो का जन्म याद आता है। उससे जवाब देने की याचना करती है। भावनाओं से अभिभूत वह क्लो की आंखें बंद करती है और कार पर नियंत्रण खो देती है, एक पेड़ से टकरा जाती है और वर्तमान में अग्निशामक खून से सनी जूलिया को मलबे से बाहर निकालते हैं। वे क्लो के शरीर को बरामद करते हैं, यह मानते हुए कि वह टक्कर में मर गई, और उसे एक बॉडी बैग में रख देते हैं। नरक में एक और त्रासदी को देखने के बाद नाथन निराशा में ढह जाता है और जैसे ही वह जूलिया और क्लो के शवों को ढकता है, उसका दुख शैतान द्वारा बाधित होता है, जो ठंडेपन से उसकी सजा की घोषणा करता है। नाथन के अपनी पत्नी की दया हत्या के बचाव को खारिज करते हुए शैतान बताता है कि उसने उसकी सहमति के बिना काम किया और उसे आगे ले जाता है। शैतान खुलासा करता है कि नाथन की यातना अर्ध अलगाव के साथ शुरू होगी, उसकी यादों को मिटा देगा जब तक कि वह शुद्ध दर्द और निराशा का एक पात्र न बन जाए, और निस्सहाय नाथन उसका पीछा हटता है। वह एक अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है जो बेजान शवों से भरा हुआ है, जहाँ शैतान घोषणा करता है कि उसका अलगाव 4000 साल तक चलेगा। ये केवल एक बड़े कष्ट का प्रस्तावना है। घबराकर नाथन दया की भीख मांगता है, लेकिन शैतान गायब हो जाता है, उसे फंसा हुआ और अकेला छोड़ देता है। अचानक एक सड़ता हुआ आत्मा छायाओं से निकलता है, आनंद पूर्वक नाथन पर हमला करता है। वह उसे बेरहमी से पीटता है जब तक कि नाथन की आत्मा नष्ट नहीं हो जाती, उसे पुनर्जनन के लिए मजबूर करता है। नाथन का पुनर्जनन हो चुका है और जीवित दुनिया में एक माँ एक बच्चे को जन्म देती है। शैतान उस आत्मा को सूचित करता है कि नाथन की आत्मा को समय से पहले वापस भेजकर उसने मसीह विरोधी को जन्म दिया है। सजा के रूप में शैतान उस आत्मा का सिर काट देता है, लेकिन बताता है कि उसका शरीर पुनर्जनन करेगा, और बाद में वह आत्मा नवजात के नर्सरी में प्रकट होती है, अपने भयावह कार्य को पूरा करने के लिए तैयार।